हेलो एंड वेलकम। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। तो अभी हमने पहले देख रखा है कि हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, वो एक ट्रांसक्रिप्शन है। जो हमारा एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है, तो जो हमारा एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करता है। ठीक है ना, हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा। तो जब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ है कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड दूसरी चीज़ है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो हम देखते हैं कि रिएक्शन के थ्रू कि एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड होता कैसे है। तो हमारे पास कोई भी एक एमिनो एसिड है और ये एमिनो एसिड एटीपी के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम। ये एंजाइम आप जरूर याद रखें, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है और ये कुछ इस तरह से बनेगा, एमिनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। याद रखें एटीपी से 2 फॉस्फेट आयन यूज होता है, तो एएमपी बचता है और साथ में कुछ हमारा 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच जाएगा, पीपी मैंने लिख दिया। अब क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स हमारा बना है, इसी कॉम्प्लेक्स पे टीआरएनए आके जुड़ जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ प्लस टीआरएनए। जो हमारा टीआरएनए आके जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एमिनो एसिड एंड टीआरएनए, ये अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। और जो लेफ्ट रह जाता है यानी एएमपी और एंजाइम। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। तो जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में देखते हैं, तो इसके 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन स्टेप के लिए जब भी हमें इनिशिएट करना होगा ट्रांसलेशन, तो उसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। तो इनिशिएशन रिक्वायर्ड इनिशिएटिंग फैक्टर, और ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं या 3 फैक्टर होते हैं, और इनको बस सिंपली IF लिखा जाता है। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। लेकिन यूकैरियोट में ये 9 टाइप के होते हैं या 9 फैक्टर होते हैं। आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस यूकैरियोट के लिए ई से स्टार्ट करते हैं, EIF, और ये 1 2 3 4 करके होता है। अब ये इनिशिएशन फैक्टर रोल कैसे प्ले करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये इनिशिएशन होता कैसे है। तो अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो हम जो स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, वो 30S होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करते हैं तो 40S होता है। तो हम दोनों को मिक्स करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप कोई सा भी समझ लें। ठीक है, तो अगर मैंने लिख दिया 30S एंड 40S, कोई सा भी हो, जो जैसा प्रोकैरियोट का प्रोकैरियोट वाला होगा, यूकैरियोट का यूकैरियोटिक होगा। तो 30S या 40S जैसा होगा सब यूनिट, और हमारा mRNA पे आकर के बाइंड कर जाएगा। तो मैंने लिख दिया mRNA। अब इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो GTP लगेगा। IF3 मतलब प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है, एंड EIF3 मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है। ये दोनों कैटलाइज करेंगे और हमारा बन के तैयार हो जाएगा या तो 30S या 40S, साथ में mRNA। अब याद रखें कि जो हमने एमिनो एसाइल टीआरएनए बनाया था, यानी जो चार्ज्ड टीआरएनए होता है ना, ये स्पेसिफिक होता है टू इनिशियल कोडान। अब इनिशियल कोडान या इनिशिएशन कोडान कौन है, हमारा AUG, और ये जाकर के टीआरएनए मेथियोनिन से बाइंड करता है। तो इसको अगर जब कैटलाइज करते हो, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हम ऐसे लिखेंगे कि 40S था हमारे पास, ये mRNA पे आके लगा, mRNA हमारा टेम्पलेट है, और साथ में ये टीआरएनए पे लग जाता है, टीआरएनए। और टीआरएनए क्योंकि इनिशिएशन कोडान से बाइंड हो गया, तो मैंने मेथियोनिन लिख दिया है। अब ये जब दोनों बाइंड करेंगे तो क्या बन के मिलेगा हमें, 40S mRNA एंड साथ में टीआरएनए। ये तीनों एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, टीआरएनए पे मेथियोनिन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर इसी 40S पे हमारा जब लार्ज सब यूनिट जुड़ जाता है, यानी 60S आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा कि अब एक प्रॉपर 80S बन जाएगा, यानी कंप्लीट राइबोसोम बन जाएगा। तो ये 80S हो जाएगा। ठीक है, 80S mRNA एंड टीआरएनए, और ये मेथियोनिन होगा। इतनी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज सब यूनिट की। तो राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट होता है, उसमें 3 साइट होते हैं। इन तीनों साइट को अगर आप देखते हैं, एक P साइट होता है, एक A साइट होता है और एक E साइट होता है। इनके काम अलग अलग हैं। P से याद रखिए पेप्टाइल साइट होता है, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो A साइट है वहाँ पे एमिनो एसिड एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टर एंड होगा, ये बाइंड करता है एट A साइट पे। ठीक है, और जो E साइट है, जब हमारा राइबोसोम एग्जिट कर जाता है, तो ये E साइट होता है। अब इनिशिएशन होता कैसे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो नीचे मैंने AUG कोडान लगा दिया,
ये हमारा टीआरएनए है और इस टीआरएनए पे ए साइट पे आकर के ये बाइंड हो गया एमिनो एसिड। अब जो दूसरा होगा, याद रखिए कि ये ए साइट होगा, ये पी साइट होगा और उसके एंड पे ये ई साइट होगा, यानी जब एग्जिट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला आकर बाइंड करेगा। फिर क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे। अब यहाँ पे एक कोई एमिनो एसिड 1 जुड़ा होगा तो यहाँ पे एमिनो एसिड 2 जुड़ गया आकर के। और याद रखिए आगे आगे की तरफ ए साइट होता है, पी साइट होता है और लास्ट में एग्जिट के लिए ई साइट होता है। ये तीनों साइट होते हैं इसमें। अब हम देखते हैं चेन इलॉन्गेशन के बारे में। चेन इलॉन्गेशन में 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि इनिशिएशन तो हमने करा दिया। अब जो हमारा चार्ज्ड टीआरएनए है वो बाइंड करता जाएगा हर सेकंड कोडान से, ठीक है। और ये जो सेकंड कोडान बाइंड करता है, याद रखिए ये ए साइट पे बाइंड करता है, ठीक है, ए साइट पे बाइंड करता है। और इसके लिए हमें क्योंकि हम इलॉन्गेशन यूज कर रहे हैं तो हमें इलॉन्गेशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या है याद रखना कि अब हमने दूसरा एमिनो एसिड जब जोड़ लिया तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनना ज़रूरी है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन भी आता है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आता है ये पी साइड पे आता है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एंजाइम जरूर याद रखें, पूछा गया है। पी से ई की तरफ जब मूव कर जाता है तो डीएसाइलेटेड आरएनए बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज एंजाइम, तो ये भी होता है ट्रांसलोकेशन। तो ये 3 स्टेप आते हैं हमारे इलॉन्गेशन सिस्टम में। अब होता कैसे, एक टीआरएनए यहाँ लगा हुआ है और ये यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या होगा कि ये हमारा कोई A2 रहा होगा, ठीक है, ये बाइंड किया और A1 ऑलरेडी बन चुका, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस एंजाइम की हेल्प से बना होगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से। और ये हमारा आगे वाला ए साइट होगा, ये पी साइट होगा और ये जब टर्मिनेट करेगा तो ई साइट हो जाता है, ठीक है। अब ये आगे और प्रोसीड करेगा तो कैसे बनेगा, इसको मैं अगले इसमें दिखाता हूँ। ये 3 है और ये दूसरा टीआरएनए है, ठीक है। तो ये टीआरएनए का जो एक्सेप्टर साइट है, ये ए साइट है, उसने A3 को बाइंड किया और देखिए हमने दिखा रखा है एमिनो एसिड A1, एमिनो एसिड A2, एमिनो एसिड A3, इनके बीच में बॉन्ड बन गया विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ में। तो ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब फाइनली हम बात करते हैं टर्मिनेशन के लिए, चैन टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो चैन टर्मिनेशन कब होगा, जब mRNA टेम्पलेट है उस पर हमारा टीआरएनए रीड करता जाएगा और अचानक से mRNA पे कोई 3 स्टॉप कोडॉन आ जाए। अब ये 3 स्टॉप कोडॉन का नाम आप ज़रूर याद रखें, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, इन तीनों को। और ये जो स्टॉप कोडॉन है, अगर ये हमारे mRNA पे पोजीशन है कहाँ पे, ए साइट पे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा ए साइट यहीं आगे रीड हो रहा है, तो चैन टर्मिनेट हो जाएगा। और याद रखिए चैन टर्मिनेशन के लिए भी हमें रिलीज फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब होगा क्या कि हमारा पेप्टाइड जो पॉलीपेप्टाइड बना था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, mRNA अलग हो जाएगा और जो हमारा टीआरएनए है, ठीक है, ये जो टीआरएनए ये रेडी हो जाता है नेक्स्ट साइकिल ऑफ ट्रांसलेशन के लिए। जो लास्ट हमारा ट्रांसलेशन हुआ है टीआरएनए है। और जब हमें ये देखिए UAA मिल जाता है, तो अब क्योंकि इसके लिए कोई कोडॉन बना नहीं है, कोई एमिनो एसिड को ये कोड नहीं करता है, तो ए साइट पे जैसे हमें UAA मिलता है, कोई एमिनो एसिड है नहीं, तो अब हमारा ये चेन टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये 4 एमिनो एसिड का एक छोटा सा पॉलीपेप्टाइड हमने बना के दिखाया कि ये रिलीज हो जाएगा। अब एक चीज़ और इसमें पढ़ा जाता है कि मान लो मैंने ये दिखाया है EUG, ये स्टार्ट कोडॉन है और UAA ये स्टॉप कोडॉन है, तो यहाँ इनके बीच में तो ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन इनसे पहले और इनके बाद, यानी ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो इसको हम UTR बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन 5 इन की तरफ भी होता है, 3 इन की तरफ भी होता है। तो ये एक होल कंप्लीट सेगमेंट था हमारा ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।